नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अतुल सिंघल। दोस्तों, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम केंद्र सरकार की नीतियों की विस्तार से चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन नीतियों का एक सामान्य व्यक्ति कैसे लाभ उठा सकता है और इन नीतियों का क्या असर लोगों पर पड़ने वाला है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज हम चर्चा करेंगे मेडिकल टूरिज्म की, आपकी सेहत की, आपके स्वास्थ्य की। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है KPMG और जो फेडरेशन ऑफ होटल एसोसिएशन है उनकी, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान में मेडिकल टूरिज्म का क्षेत्र या व्यवसाय बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी 18 अरब डॉलर मेडिकल टूरिज्म के ज़रिए हिंदुस्तान में आते हैं, लेकिन अगले 10 साल में ये जो संख्या है या आंकड़ा है, ये 58 अरब डॉलर को क्रॉस कर जाएगा, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये रिपोर्ट हाल ही में आई है। इसके अलावा जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने बजट में ये कहा था कि हिंदुस्तान में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इन सब मुद्दों पर हम डॉक्टर देवेंद्र सिंह से बात करेंगे, जो सफदरजंग अस्पताल के अंदर जो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है उसमें डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, हड्डियों का इलाज करते हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, एक विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अतुल जी, आपका नमस्ते एंड बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जैसे कि आपने जिक्र किया अभी, ये मोटापा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया। जी हाँ, मैं मोटापे से ही शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब यही जानना चाहूँगा आपसे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए वज़न कम करें, मोटापे को कम करें, तेल कम खाएं, नमक कम इस्तेमाल करें, चीनी का कम इस्तेमाल करें। तो मोटापे का और हड्डियों का क्या आपस में लिंक है? अतुल जी, जैसे हम जिक्र करें, प्रधानमंत्री जी भी जैसे आपने बताया नारा दिया है मोटापा कम करे। मोटापा एक हमारा पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट 24% फीमेल्स एंड 23% मेल्स जो भी है, आदमी और औरतें, दैट मीन्स 4 में से 1 बंदा एंड औरत मोटापा है, मोटापे के शिकार हैं। और बच्चों में भी ये एक ऑलमोस्ट मान के चलिए 10 से 15% बच्चे भी मोटापे का शिकार है। मोटापा बेसिकली अब खाना पीने के, हमारा लाइफस्टाइल वैसा है, खाने पीने के हम ज़्यादा, क्योंकि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहते हैं, प्रोटीन्स की मात्रा कम रहती है। और दूसरा क्या है कि बेसिकली ओवर द ईयर्स हम खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर स्टेट से हम अब अर्बनाइजेशन होने के बाद हमारे एक्सरसाइज, व्यायाम और आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो खान पीन और कैलोरी इनटेक उतना ही है, उससे हमारा मोटापे का परसेंटेज और मात्रा डे टू डे लाइफ में बढ़ती जा रही है। ये माना जाए डॉक्टर साहब कि जैसे आपने कहा कि बच्चे आजकल सारा दिन कंप्यूटर पे, मोबाइल पे लगे रहते हैं, ऑफिस में बैठ के कार्य करते हैं, भागदौड़ कम हो गई है, लाइफस्टाइल की बात की है। जंक फूड को कितना जिम्मेदार मानते हैं कि जो जंक फूड बाहर से मंगा के बच्चों में प्रचलन बढ़ रहा है, क्या वो मोटापे का एक कारण है? अतुल जी, जंक फूड एक मेजर कॉज है मोटापे का, बच्चों में भी और बड़ों में भी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज और बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। ज़्यादा कैलोरीज होने से आपका फैट जमा होता है, ज़्यादा नमक की मात्रा से हमारे शरीर के अंदर पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रहता है और जमा हो जाता है, जिससे ओबेसिटी और मोटापा बढ़ने का चांस रहता है। और आपने जैसे पूछा अभी ओबेसिटी और आर्थोपेडिक्स का क्या है, सबसे ज़्यादा मेजर हेल्थ कंसर्न मोटापे की वजह से मैं आपको हार्ट के रोगों का है, उसके बाद दिमाग के रोगों का, न्यूरोवास्कुलर कॉजेज हो सकते हैं। तीसरा जो मेजर कंसर्न है हड्डियों का, क्योंकि मैं हड्डी विशेषज्ञ हूँ, मैं आपसे बात करना चाहूँगा इन डिटेल अबाउट द हड्डियों पे और जोड़ों पे मोटापे का क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा कारण जो हम मोटापे का देखते हैं वो है जोड़ों का दर्द, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास आते हैं जोड़ों का दर्द, जो 40-45 में भी लेट, आप मान के चलिए हमारे पास आजकल लेडीज़ आ रही हैं, जेंट्स आ रहे हैं जो ओवर वेट हैं, कद उनका होता है 5 फुट 4 इंच 6 इंच और ओवर वेट है 80-85-90 किलो। वो जो जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द पहले 50-55 में आया था, अब 30-35 में स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले उनको उठने बैठने में, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे चलने में प्रॉब्लम आती है।
तो जोड़ों का दर्द नंबर 1 मोटापा बहुत करता है। दूसरा जो मेजर कंसर्न मोटापे की वजह से आता है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। हमें लगता है वो आदमी बहुत मोटा है तो उसकी हड्डी भी मोटी होगी, भाई ये गलत धारणा है। मोटापे में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियाँ तो कमज़ोर रहती है बट फैट की लेयर बहुत बढ़ जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ज़रा सा गिरने की वजह से चांसेस फ्रैक्चर के बहुत बढ़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। और आदमी जब खड़ा होता है तो निश्चित तौर पर हड्डियों पर वजन पड़ता होगा, इस वजह से दर्द होता है। जो दर्द बोलते हैं हम बेसिकली जो दर्द की वजह होती है वो जोड़ों का घसरण होता है, जिसको हम बोले ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जब टू पार्ट्स ऑफ द जॉइंट, मतलब 2 बोन के पार्ट्स रहते हैं जो मिलके जॉइंट्स बनाते हैं, उसमें एक्सेसिव प्रेशर बनेगा। नॉर्मली जैसे जैसे बंदा ओल्ड होता है वियर एंड टियर होता है, नॉर्मली हर एज में वियर एंड टियर होता है। बट अगर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा किसी भी हालत में, उसमें एक्सेसिव वियर एंड टियर हो जाएगा। तो मोटापे की वजह से आप अतुल जी एक आप मानेंगे कि एक प्रूवन फैक्टर जो है, ओनली वन प्रूवन फैक्टर विच गिव्स सिग्निफिकेंट रिलीफ इन ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी और एनी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द लोअर लिम्ब इज़ वेट रिडक्शन। तो वेट रिडक्शन वो बोलते हैं अभी अगर आप 1 किलो वेट कम कर लेंगे तो 4% फोर्सेस अक्रॉस द जॉइंट्स कम हो जाती है। तो मोटापा बढ़ना और जोड़ों का दर्द बिल्कुल एकदम आपस में सीधा संबंध है इनका। एक नो फ्रैक्चर कैंपेन भी चला था सरकार की तरफ से। हाँ जी, नो फ्रैक्चर कैंपेन है कि ऑस्टियोपोरोसिस को कम किया जाए, अर्ली डिटेक्ट किया जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया जाए और एडिक्वेट फूड जिसमें कैल्शियम और फैट लेस हो और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, सो दैट हमारा फ्रैक्चर्स जो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होते हैं ओल्डर एज में, एल्डरली फीमेल्स में, वो कम से कम हो। बच्चों में और बुजुर्गों में फ्रैक्चर के रिस्क ज़्यादा रहता है, उनसे बचाव के लिए अगर सीधी शब्दों में आपसे बात की जाए तो क्या उनको एहतियात बरतनी चाहिए? देखो, बच्चों के फ्रैक्चर्स एंड बूढ़ों के फ्रैक्चर दोनों अलग अलग एंटिटी है अतुल जी। बच्चों में फ्रैक्चर यूजली नॉर्मली तो खेलते टाइम ही होते हैं। कोई भी खेलेगा, जो बच्चा खेलेगा जब गिर जाएगा तो फ्रैक्चर होना स्वाभाविक है, ये तो नॉर्मल वाला हो गया। बच्चों में कई बार थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों में आजकल डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब चीज़ें हैं जो जहाँ आप जैसे बता रहे हो जंक फूड है तो उसमें ओबेसिटी की मात्रा भी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों को वीकन कर देती है। ऐसे ही हम ओल्डर एज में पहुँचे तो एक एंटिटी है हमारे पास पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, जो बच्चों में बूढ़ों लेडीज़ में पाई जाती है। उसके अलावा मोटापा, डायबिटीज़, थायराइड, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हड्डियों को और कमज़ोर करती हैं। कमज़ोर होने की वजह से एक वियर एंड टियर होने की वजह से और वो उम्र के हिसाब से सारा शरीर की मांसपेशियां, कंट्रोल, बैलेंस भी कम हो जाता है। तो बुज़ुर्गों में स्पेशली लेडीज़ में जो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो उस एज में ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बुज़ुर्गों को थोड़ा अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए, चलने फिरने उठने बैठने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कभी भी गिर सकते हैं। ख़ास तौर से देखने में आता है कि बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं, और जब हिप फ्रैक्चर हो जाता है तो बड़ा दुखदायी होता है, बड़ा पेनफुल होता है। इन सब चीज़ों से बुज़ुर्ग ध्यान रखें और प्रोटीन वगैरह सही मात्रा में लें। डॉक्टर साहब, बात करते हैं मेडिकल टूरिज़्म की। सरकार बड़ी उत्साहित है और ये मान के चल रहे हैं कि लाखों विदेशी लोग आते हैं। तो किस प्रकार से आप देखते हैं, ख़ास तौर से कोरोना के बाद ये देखने में आया कि हिंदुस्तान में जब से दवाइयाँ हिंदुस्तान ने भेजी विदेशों में, मेडिकल टूरिज़्म बढ़ा है? अतुल जी, मेडिकल टूरिज़्म एक ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। इसका फ़ायदा ये है, ये हमें रेवेन्यू भी देता है। तो मान के चलिए हाल की रिपोर्ट में, शायद कल की ही रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि जो मेडिकल टूरिज़्म का जो सेक्टर है ऑलमोस्ट करीब 28 से 30 मिलियन है और अगले साल में करीब 60 मिलियन का इसका टारगेट है। अगले 10 साल में 60 मिलियन का, हाँ जी, का टारगेट है।
और उससे वैसे पहले हम स्टार्ट करें तो पहले मैं एक पर्सनल चीज़ आपके बात शेयर करना चाहूँगा। मेरी सिस्टर है, रियल सिस्टर है कनाडा में, तो उनके मेरे जीजा जी को कोई इशू हुआ तो उनको एमआरआई करवाना था। तो एमआरआई करवाना था तो वहाँ उन्होंने देखा तो उनको 6 महीने की डेट मिल रही थी। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से बात करी, मैं कहा भाई आप 6 महीने इंतज़ार नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको कुछ इमरजेंसी था। तो वो टिकट ली, तो टिकट लेके इंडिया आए और उनका दूसरे दिन ही एमआरआई हो गया। तो ये एक छोटी सी बात इम्फेसाइज करती है कि हम कितनी सेवाएं एज ए मेडिकल टूरिज़्म हम प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मेडिकल सेक्टर है एंड सेवाएं हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं एंड राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं एंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्किल है हमारे पास, तो जो हम सबको कैटर कर सकते हैं। ये तो पर्सनल बात हुई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था भी हील इन इंडिया। हील इन इंडिया का मतलब ये था भी आप जो भी जिसका प्रॉपरली टाइमली बाहर की कंट्री में, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है और नो हाउ भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, हाई क्वालिटी एग्रीडेशन हॉस्पिटल भी नहीं है, तो वहाँ के नागरिक आके यहाँ अपने सस्ते और बिल्कुल बढ़िया सेटिस्फैक्ट्री इलाज करवा सकें। इसमें गवर्नमेंट इंडिया में एक अर्ली वीज़ा देने का, आयुष वीज़ा का भी प्रावधान किया हुआ है, जिसमें वो उनको जल्दी वीज़ा मिलता है एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स का वीज़ा मिलता है। फिर बात करें हम भाई कौन कौन से कंट्रीज मेडिकल टूरिज्म में ज़्यादा कॉमन है, खबर हो, कहाँ से ज़्यादा पेशेंट आते हैं जी? नहीं उसमें मैं बात करना चाहूँगा भी सबसे ज़्यादा वैसी लिस्ट में इंडिया जो आता है वो 4th नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा जापान है, फिर यूके है, दुबई है, जो आजकल मेडिकल टूरिज्म में हो रहा है, क्योंकि उनके पास जो हॉस्पिटल हैं ज़्यादा एक्रेडिशंस हैं और फॉरेन डिग्रीज़ हैं। तो इसी हिसाब से अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है ऊपर मेडिकल टूरिज्म में ऊपर जाने का। जो कंट्रीज़ हैं मोस्टली जो हमारे पास मेडिकल टूरिज्म में आते हैं वो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, एशिया से अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, फिर टू सर्टेन एक्सटेंट यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके से भी आते हैं, क्योंकि उनमें वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है और इलाज जो है बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि सबके पास इंश्योरेंस होती है, किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती, बट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं मान के चलूँ भी अगर किसी का रिप्लेसमेंट करना है वो अमेरिका में करीब 20 से 25 लाख रुपए का मिलेगा और इंडिया में वही वो 5 लाख का आपको हो जाएगा। तो ये कारण था। दूसरा ये अभी इसको गवर्नमेंट इंडिया कैसे प्रोत्साहन और आगे लेके जा रही है, उसमें गवर्नमेंट इंडिया का पीपीपी मॉडल है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये हो नहीं पा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फ्री इलाज कर रहे हैं, पुअर पीपल का जब सबको इलाज फ्री है, और बाहर के जो भी लोग हैं जो सिटीजन्स हैं उनको हम फ्री इलाज नहीं दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। वैसे भी बहुत भीड़ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो चूंकि फ्री का इलाज तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए आयुष्मान भारत जैसी स्कीम चल रही है, तो निश्चित तौर पर मेडिकल टूरिज्म तो जब बढ़ेगा कि जब विदेश से लोग आएंगे और यहाँ के जो 5 स्टार जैसे अच्छे अस्पताल बने हुए बड़े अस्पताल, उनमें इलाज कराकर पैसा देंगे। बिल्कुल। तो उस मामले में हमारे पास बहुत बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसमें मैं एक बात और इंडिया में सबसे नंबर 1 जो सिटी है जिसमें मेडिकल टूरिज्म अट्रैक्ट करता है वो है चेन्नई। दिल्ली दूसरे नंबर पे है, उसके बाद मुंबई का नंबर आता है। और जो मेजर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ एलिमेंट्स है जिसके लिए हम मेडिकल टूरिज्म में बाहर से पेशेंट आते हैं, वो है हार्ट के इलाज, आर्थोपेडिक की डिजीज़ और लिवर का ट्रांसप्लांट भी आजकल बहुत मात्रा में किया जा रहा है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के भी। तो मेन है हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड सर्जरीज एंड एलिमेंट्स का है, दूसरा आर्थोपेडिक्स में है, और जैसे आपने बताया लिवर का प्रॉब्लम। हाँ जी। तो और क्या इलाज तरीका हो सकता है कि सरकार जो इस योजना को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सके, तेज़ी से इसमें गति आए? जैसे आपने कहा वीज़ा का फैसिलिटीज़ है, कुछ इनकम टैक्स के अंदर या कुछ हॉस्पिटल्स को कोई सब्सिडी देने की भी व्यवस्था हो सकती है क्या?
इसमें हम दो तरह से की बात कर सकती है। एक तो हमें पब्लिसाइज करना है और अवेयरनेस करना है बाहर के कंट्रीज़ में जहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं है कि हमारे पास इंडिया में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है एंड वी हैव एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स एंड और हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं आपको ही पता है हमारे पास लोकली ग्रोन होम जिनका स्किल डॉक्टर्स हैं जिनका स्किल बहुत है और बाहर से यूके से यूएस से डिग्री लेके वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है। एंड अतुल जी आप मानेंगे क्योंकि यूएई में भी होता है मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ एफआरसीएस या यूएस डिग्री को बहुत मान्यता दी जाती है। तो हम सरकार से यही आशा करते हैं भी जो भी हमारे डॉक्टर बाहर गए हैं जिन्होंने फॉरेन डिग्री होने उनको प्रोत्साहन दे, यहाँ वापस आएँ और अच्छे हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करें तो उनको कुछ फैसिलिटी दी जाए। जो मेडिकल डॉक्टर्स में उनको कुछ टैक्स में रियायत दी जाए, कुछ उनका चैनल पे जब पब्लिसाइज में किया जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि एक तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है, दूसरा जिस प्रकार से पलायन होता है प्रतिभा का वो बार बार इस तरह की बातें उठती हैं तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि जो प्रतिभाएं हिंदुस्तान से बाहर हैं उनको वापस लाने के लिए भी कोशिश की जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। इसके अलावा डॉक्टर साहब हमने ये भी देखा कि अब तो हर जिला स्तर पर हॉस्पिटल खोलने की बात है, मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार ने बात की है और जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीट भी काफ़ी बढ़ाई जा रही हैं। हाँ जी अतुल, प्रधानमंत्री जी ने आपको याद होगा पिछले साल बोला था 75,000 मेडिकल सीट्स हमारा अगले साल 5 साल में निश्चय है। तो उसी हिसाब में सरकार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ फैमिली ऑफ वेलफेयर जो है, हाँ जी फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसी नंबर में इनिशिएटिव भी ले रही है और सीटें हर साल बढ़ाई जा रही हैं। बट मैं वही चाहता हूँ भी सीट बढ़ाने के साथ साथ में हमें वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। नए कॉलेज में अभी मेडिकल फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे हर जो भी नया इंस्टीट्यूट बनता है उसमें ग्रो होने में टाइम लगता है, 5 से 10 साल कम से कम लगते हैं। तो मान के चलिए जैसे हमने बात करी थी भी अगले साल जो मेडिकल टूरिज़्म का हमारा निश्चय है करीब 58 to 60 मिलियन का, वो अगले 10 साल में जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने बोला है भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे तो टारगेट पूरा होता दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर देवेंद्र सिंह जो डायरेक्टर प्रोफेसर हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग में, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है और लोगों से अपील की कि वो कैसा अपना खान पान रखें। साथ में सरकार से भी उन्होंने अपील की कि मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए और क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं और ये विश्वास जताया कि अगले 10 साल में हिंदुस्तान के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी सुधार हो जाएगा। फिलहाल नमो इम्पैक्ट में इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।